गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रामपाल भारतीय हिंदी की एक विशेष कक्षा लेकर आपके पास फिर मौजूद हूँ। और हमने मनु भंडारी का एक पाठ शुरू कर रखा था जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी, जिसकी विधा है आत्मकथ्य। अब इस आत्मकथ्य के 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। संक्षिप्त समरी के रूप में मैं बता रहा हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है कि मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, और लेकिन उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिनमें उनके पिताजी का साम्राज्य था। उनके पिताजी कुछ अव्यवस्थित पत्र पत्रिकाओं के बीच डिक्टेशन देते रहते थे या कहीं न कहीं वे पढ़ते रहते थे। तो पिता के बारे में विशेषताएं उन्होंने बताई है कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को उन्होंने घर पर पढ़ाया है। वे विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं। उसमें वे कांग्रेस के सदस्य थे और उनका इंदौर में बड़ा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक आर्थिक झटके के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा और उसके बाद उनके पिताजी शक्की स्वभाव के बन जाते हैं और कभी कभार इसका सामना बच्चों को और उनकी माताजी को भी करना पड़ता है। पिता के ठीक विपरीत उनकी माताजी थी जिनमें धरती से अधिक धैर्य बताया गया है, अर्थात व्यक्तित्व विहीन उन्हें बताया गया है, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी। तो पिताजी की हर ज्यादती को वो अपना प्राप्य समझती थी और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को वो अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करती थी। लेखिका ने कहा है कि माँ का ये त्याग मेरे लिए कभी भी आदर्श नहीं बन सका। उसके बाद लेखिका ने यह कहा है कि मैं इस पितृगाथा को यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ और कहती है कि 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ और मुझसे जो सबसे बड़ी बहन है उसका विवाह हुआ तब मेरी उम्र मात्र 7 साल की थी। इस कारण कुछ धुंधली सी यादें हैं। मुझसे 2 साल बड़ी बहन जिसका नाम सुशीला है, मैंने सुशीला के साथ बचपन के सभी खेल खेले हैं, लंगड़म लंगड़ाई, पकड़म पकड़ाई, अलावा इसके काली टिल्लो, अलावा इसके कांच सूतना, माजा माजना, ये तमाम कार्य किए हैं। और पूरा मोहल्ला हमारा घर हुआ करता था और मेरा साहित्यिक दायरा जो आज है उसका श्रेय मैं कहीं न कहीं मेरे बाल्यावस्था को देना चाहूँगी कि पूरा मोहल्ला ही घर हुआ करता था। अर्थात वर्तमान समय के पड़ोस कल्चर से हम जिस प्रकार से विच्छिन्न हो रहे हैं, तत्कालीन समय का कोई पड़ोस नहीं था, पूरा मोहल्ला ही घर हुआ करता था। एक तुलना यहाँ पर प्रकट की थी। लेखिका ने आगे बताया है कि बात बात पर मेरी और पिताजी की टक्करें चलती रहती थी। 10वीं क्लास तक आलम यह था कि बिना सोचे समझे जो कुछ भी मुझे हाथ लगता उसको पढ़ती थी और जो भी कुछ बहस सुनने को मिलती उसको सुनती थी। लेकिन 10वीं क्लास पास करके जब सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल ने ही कॉलेज खोला था और फर्स्ट ईयर में शीला अग्रवाल वहाँ चयनित हुई, तो शीला अग्रवाल के सानिध्य में रहकर मैंने मेरे पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। शीला अग्रवाल के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर लंबी लंबी बहस की और शीला अग्रवाल ने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद से मेरे साहित्य का दायरा बढ़ाकर वो ले गई जैनेन्द्र कुमार तक, वो ले गई भगवती चरण वर्मा तक, अज्ञेय तक और साथ ही साथ यशपाल तक। इन सबको मैंने पढ़ा। और उसके बाद लेखिका है वो कहती है कि ये कहूँ कि आगे सिलसिला शुरू होता है और तमाम प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन से देश गुजरता है। 1946-47 का दौर आता है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का दौर आता है। इसमें मैंने बहुत भूमिका निभाई और जो पिताजी ने मुझे घर पर बहस सुनने का मौका दिया उसको मैंने व्यवहारिकता के धरातल पर उतारा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, आत्मकथा आगे बढ़ती है। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की दूरी था। ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। देखिए, पिताजी की कामना व्यक्ति को हमेशा विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, अर्थात VIP बनकर जीना चाहिए, एक अलग तरीका बनकर, एक अलग तरीके के साथ समाज से हटकर जीना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का क्या हो, उसका नाम हो, उसका सम्मान हो, साथ ही उसकी प्रतिष्ठा हो और समाज में उसका वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एक बार क्या होता है कि कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है घर पर और कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत रहती है कि हम आपकी लड़की के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसने अनुशासन को तोड़ा है। अब कहानी क्या बढ़ती आगे। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला अर्थात क्रोधित। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहां चिन्ह कौन सा होता है, उद्धरण चिन्ह। तो
लिखा क्या है, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। ये बात पिताजी ने कही कि पता नहीं कॉलेज से पत्र आया प्रिंसिपल का, वहां जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। और 4 लड़के पहले पढ़े हैं, लेकिन कभी भी शिकायती पत्र घर पर नहीं आया। गुस्से में बनाते हुए वे गए थे, लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। अर्थात जब वापस घर आएंगे तो एक बार पुनः घर पर लड़ाई झगड़ा होना है, इसलिए मुझे पहले से पता था। इसलिए मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। पिताजी आ जाएं, गुस्से में आते हुए बनाएंगे और बड़बड़ाएंगे, और जब आधा 1 घंटे उनका गुस्सा निकल जाए तब जाकर मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चले चले, तो विश्वास नहीं हुआ। तो माँ ये कह रही है कि वे तो आज गुस्से में बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे मूड में है, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो चलो घर पर। तो विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारी कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के सारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। देखिए क्लासों वर्ड आया है, वर्तमान समय की हिंदी में ऐसे आपको अंग्रेजी के वर्ड क्लासेज तो सही है, क्लासेज तो सही है क्योंकि ईएस के साथ ये बहुवचन में बना है, लेकिन ये वर्ड सही रूप से क्या होता, कक्षाओं। जैसे टीचर है, इसका बहुवचन टीचर्स हो सकता है, टीचरों नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस लैंग्वेज का है उस लैंग्वेज का ही जो शब्द बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि शुद्धिकरण के रूप में भी मिस्टेक है। अब देखिए, डांट डपट कर हम लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, कक्षाओं में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। हाँ, ये वर्ड सही है। जैसे क्लास का मतलब सिंगुलर वर्ड है। अब देखिए, पिताजी कहते हैं किसको, मनो भंडारी को, कि तुम लड़कियों का इतना रोब है सब लड़कियों पर कि आप एक इशारा करते हो कि पूरी कॉलेज की लड़कियां स्कूल की क्लास छोड़कर आपके साथ हो लेती हैं, आंदोलन करती हैं, आप तो बहुत बड़ी लीडर बन गई। इस बात का मुझे क्या है, गर्व है। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए, अर्थात कॉलेज वालों के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है तुम 3 लड़कियों के कारण। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। कौन सी? पूरे देश की पुकार। क्या है? पूरे देश की पुकार है राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, वो भी सक्रिय भागीदारी। ये पूरा देश आज मांग कर रहा है। क्यों? 1946-47 के ये डेज हैं, अर्थात आज़ादी से बहुत पहले के ये समय, 1 साल पहले का ये समय है, और पूरा देश चाहता है कि देश आज़ाद हो। तो प्रिंसिपल को वो ये कह कर आया कि मेरी लड़की कुछ गलत नहीं कर रही है, ये तो पूरे देश की मांग है। उसके बाद इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? बेहद गदगद स्वर में, अर्थात बहुत प्रसन्नचित्त स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे, और मैं अवाक, विश्वास नहीं कर पा रही थी, आश्चर्यचकित। अवाक का मतलब है आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस अच्छे कार्य के लिए। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर, लेकिन हकीकत यही थी कि पिताजी को पहली बार मुझ पर गर्व हुआ। जो सिलसिला चला था डांट डपट का, लगातार चलता आ रहा था, और मेरी और पिताजी की बात बात पर झड़प हुआ करती थी। आज हकीकत यह है कि पिताजी को पहली बार मुझ पर गर्व हुआ। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। आज़ाद हिंद फौज, जिसका निर्माण किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने, और सिंगापुर में किया था। और आज़ाद हिंद फौज नाम से लक्ष्मी रेजिमेंट भी बनाई थी महिलाओं के लिए। ये वो फौज है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का एक सिलसिला था, अर्थात कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। तो उस मुकदमे के संबंध में सभी कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने, दुकानों ने हड़ताल का आह्वान किया था कि आज हड़ताल रहेगी। जो नहीं कर रहे थे, जो दुकान वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह है, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह है, वहाँ जाकर हड़ताल करवा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हो गया। चौपड़ जगह का नाम है, जयपुर में भी है छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, तो ये अजमेर में भी है। तो शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग
चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र, संकीर्ण सोच के, दकियानुसी का मतलब है संकीर्ण सोच, निम्न सोच, छोटी सोच के मित्र ने घर आकर पिताजी की अच्छी तरह लू उतारी, अर्थात कानों में कुछ भरा पिताजी की। क्या कहा? अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? अर्थात पिताजी को भड़का रहे हैं कौन? पिताजी की दकियानुसी मित्र। और क्या कह रहे हैं कि भंडारी जी आपकी मत मारी गई है और साथ ही मन्नू की मत मारी गई है, लड़कों के साथ घूम रही है, उल्टे सीधे नारे लगा रही है, हुड़दंग कर रही है, हड़ताल करवा रही है। क्या आप और हमारे घर की लड़कियों को ये सब शोभा देता है? उसके बाद क्या होता है? कहानी आगे बढ़ती है, राष्ट्रीय आंदोलन का दृश्य है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सुनील जी आगे बढ़ाना। हाँ, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन बबकते रहे, अर्थात किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करना, उल्टी सीधी शिकायत करना, बात का पता ही नहीं होना। तो ऐसे में क्या होगा? पूरे दिन वे गुस्से से बबकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, अर्थात इज्जत मान सम्मान पर चोट पहुंचाकर चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। पिताजी ने साफ आदेश दे दिया कि मन्नू अब घर से बाहर कभी नहीं निकलेगी। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग, घनिष्ठ और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित, जिनका अजमेर में बहुत नाम था और सम्मानित, कौन? डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, अर्थात मुझे आप पर गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, अर्थात आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं भंडारी जी। आप घर से बाहर निकलो। और आपको पता नहीं कि आपकी लड़की में कितनी क्षमताएं हैं, उसमें कितना टैलेंट है, इस बात का आपको पता नहीं है, जबकि पूरे अजमेर शहर को पता है। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। यू मिस्ड समथिंग। नेक्स्ट पेज। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे बदलता जा रहा था। किसमें? गर्व में। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जब अंदर गई और माँ ने कहा कि सुबह एक मित्र और आए थे, वो तो उल्टा कर रहे थे, ये उल्टा कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, तब मैंने राहत की सांस ली कि उनकी बात पर तो शायद पिताजी ने विश्वास किया हो या न किया हो, लेकिन डॉक्टर अंबालाल जी की बात पर उन्हें बहुत विश्वास हुआ है, क्योंकि वे अजमेर की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। तो आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, आज मैं 2020 में हूँ और 1947 को मैं याद करती हूँ। जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, प्रेम था, वात्सल्य था, अर्थात बच्चों के प्रति प्रेम, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले, अर्थात 2020 की बात करें तो 70 साल पहले, और इसको लिखा है तो आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते जाना ही इसके मूल में रहा हो कि 50 साल पहले जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने की और इजाज़त नहीं थी, ऐसे दौर में एक लड़की द्वारा इतना अच्छा कार्य करना इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। प्रश्न बनता है यहाँ से, आगे दे भी रखा है कि लेखिका ने कहा कि उनके पिताजी अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। कैसे? बहुत से अंतर्विरोध आए। एक तरफ ये चाहते हैं कि व्यक्ति को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, उनको व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। एक तरफ जब लेखिका करने का प्रयास कर रही है तो इसको लेखिका को वो रोक रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? अंतर्विरोधों की चीज़ है। एक तरफ वो चाहते हैं कि व्यक्ति का मान सम्मान हो, दूसरी तरफ जब व्यक्ति मान सम्मान के लिए आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, तो वे रोकते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि पिताजी अनेक तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट वीआईपी बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि,
अब व्यक्ति जब समाज से हटकर कार्य करेगा और सामाजिकता का भी ध्यान रखेगा, सामाजिक छवि का भी ध्यान रखेगा, तो ये तो अंतर्विरोध वाली बात होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। उतनी सजगता पर क्या यह संभव है? क्या ऐसा संभव है कि आप चाहते हैं कि आपकी लड़की एरोप्लेन उड़ाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आप ये चाहते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकले? क्या ये संभव है? यही बात यहाँ पर है। क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराट का है? क्या इससे लड़ाई झगड़ा ही संभव हो सकता है? आगे देखिए, थोड़ा सा और बचा है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। आज़ादी दूर नहीं है, अब आज़ादी मिलेगी जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने बाद। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में आपको कॉलेज से बर्खास्त किया जाता है। इस बात को लेकर हुड़दंग तो न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की कुर्सी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतिशत कुर्सी के सामने ये कुर्सी बिला गई। देखिए यहाँ से, अब जब शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो सभी लड़कियों ने मिलकर आंदोलन किया। आंदोलन का नतीजा सकारात्मक निकला और शीला अग्रवाल को वापस स्कूल में रख लिया गया। मगर अगस्त में हमें एक ऐसी खुशी मिली कि कॉलेज में शीला अग्रवाल की बहाली की खुशी ने इस खुशी को कमजोर कर दिया। और वो खुशी थी सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित, चिर यानी लंबे, प्रतीक्षित यानी लंबे समय से जिसका इंतजार था, और कितने वर्षों से? लगभग 200 वर्षों से जिस खुशी का इंतजार था। कौन सी? 1947 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, जिस खुशी का इंतजार देश कितने वर्षों से कर रहा था? 200 वर्षों से। वो खुशी हमारे सामने थी, शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी, पिछले 100 वर्षों की, पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि। और उस उपलब्धि का नाम है 15 अगस्त 1947। भारत एक देश बना, विश्व के मानचित्र पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को। इस खुशी के सामने कॉलेज में 3rd ईयर खुलने की खुशी कमजोर पड़ गई। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने आत्मकथ्य में अपने बचपन, अपने किशोरावस्था, अपने युवावस्था का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। माता पिता कैसे थे, भाई बहन कैसे थे, पिताजी का ध्यान पहली बार कब केंद्रित हुआ, पिताजी के साथ टकराहट क्यों होती थी, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने किस प्रकार भूमिका निभाई, और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और किन किन लोगों ने उन्हें सराहा और उनको किस किस प्रकार की उपलब्धियां मिली। शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, शीला अग्रवाल ने व्यक्तित्व को कैसे परिवर्तित किया, साहित्यिक दुनिया में कैसे प्रवेश करवाया, राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे प्रवेश करवाया। इन सब बातों को हमने विस्तार से इन 3 भागों में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि एक कहानी यह भी आत्मकथ्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, इसके लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।